आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। अकाउंटिंग का जो सेकंड डिस्कशंस या सेकंड लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने वहां एक्सप्लेन की थी। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देख लें। अब हम आगे का सेकंड फेज शुरू करते हैं। आगे की टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कशंस करते हैं। इसमें सबसे पहले वी टॉक अबाउट द परचेज। परचेज मतलब खरीदना, नॉर्मली इसको क्रय करना भी कहते हैं। ऐसी वस्तु जो व्यापारी द्वारा पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है उसे परचेज कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल भाषा में हम परचेज का मतलब कोई भी चीज खरीदना होता है, लेकिन अकाउंटिंग में आपको ध्यान रखना है आप जिस वस्तु का बिजनेस करते हैं उसी वस्तु को जब आप खरीदते हैं तो उसे परचेज कहा जाएगा। लेकिन आप यदि कोई दूसरी वस्तु खरीदते हैं तो उसे परचेज ना कहते हुए उसको उसी के नाम से खरीदेंगे। जैसे सपोज कीजिए मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो यदि मैं स्टेशनरी खरीदता हूं तो मैं उसको बोलूंगा परचेज, मतलब माल खरीदा। लेकिन यदि आज मैंने फर्नीचर खरीदा तो वो फर्नीचर मैंने वापस बेचने के लिए खरीदा है क्या? नहीं, ये मैंने उपयोग करने के लिए खरीदा है। तो फिर मैं इसको खरीदते समय परचेज नहीं बोलूंगा और ना ही इसको बेचते समय फिर फर्नीचर को मैं सेल्स बोलूंगा, क्योंकि खरीदते समय मैंने उसको फर्नीचर बोला है तो बेचते समय भी उसको मैं क्या बोलूंगा? फर्नीचर ही बोलूंगा। यदि सोने का व्यापारी सोना खरीदेगा तो वो उसके लिए माल है, लेकिन सोने का व्यापारी स्टेशनरी खरीदेगा तो वो उसके लिए माल नहीं है, क्योंकि उसने उसको उपयोग करने के लिए खरीदा है। तो अकाउंटिंग में आपको ध्यान रखना है जो वस्तु हमने खरीदी है वापस से बेचने के लिए उसी को आप परचेज बोलेंगे। मतलब जिस वस्तु का आप बिजनेस करते हैं उसी को आपको परचेज कहना है। दूसरी चीज होती है आपकी सेल्स। सेल्स मतलब बेचना। तो अब इसमें ध्यान रखना जो वस्तु खरीदी गई है बेचने के उद्देश्य से, जो वस्तु आपने खरीदी बेचने के उद्देश्य, उसी को जब आप बेचेंगे तो वो सेल्स है। लेकिन जो वस्तु आपने बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी, किसी कारणवश आपको बेचनी पड़ रही है, तो उसे हम सेल्स नहीं कहते हैं। आपको लेट सपोज आपने फर्नीचर खरीदा था, किसी कारणवश आपको वापस से बेचना पड़ रहा है, वो छोटा है, बड़ा पड़ रहा है या पैसे की जरूरत है, लेकिन उसे हम उस समय सेल्स नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द परचेज रिटर्न। बहुत सामान्य सी बात है कि जो माल आपने खरीदा है, ठीक है, खरीदा हुआ माल जब किसी कारणवश वापस लौटा दिया जाता है। जैसे सपोज करो आपने माल खरीदा, आपने बोला था रेड कलर का देना, उन्होंने ब्लू कलर का दे दिया। आपने ब्लैक कलर का मांगा था, उन्होंने आपको ग्रीन कलर का दे दिया। आपने 1 किलो के पैक में मांगा तो उन्होंने आधा किलो के पैक में दे दिया, या किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट दे दिया, या जो माल आपके पास आया है उसके अंदर का कुछ डिफेक्ट है। तो किसी भी कारण से जब खरीदा हुआ माल वापस लौटा दिया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, हिंदी में क्रय वापसी। नेक्स्ट होता है आपका सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल जब किसी कारण वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अब आपने किसी व्यक्ति को माल बेचा और वो सामने वाले के ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। जैसे उसने बोला था रेनॉल्ट का पेन देना, आपने रोटोमैक का दे दिया। उसने बोला था ग्रीन पेन देना, आपने ब्लू पेन दे दिया। ठीक है, तो किसी भी कारणवश जब आपने सामने वाले को जो माल दिया है, यदि वो उसे पसंद नहीं आ रहा है या उसमें डिफेक्ट है तो वो आपको वापस रिटर्न कर देगा, तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। नेक्स्ट चीज होती है आपकी डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है, जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार माल बेचा जाता है, जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार माल बेचा जाता है, जिनसे हमें पैसा लेना है, उन्हें देनदार कहते हैं। ठीक है, डेटर्स। जैसे स्वाभाविक सी बात है, बिजनेस में क्या होगा, आप जब माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो कई बार उधार भी खरीदते हैं या उधार बेचते भी हैं। तो डेटर्स एक नई टर्मिनोलॉजी है नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए। जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार माल आपने बेचा है, मतलब जिन व्यक्तियों से बाद में आपको क्या होगा, पैसा प्राप्त होगा। या तो आपने उनको माल बेचा है या आपने उनको कोई सर्विस दी है जिनके बदले आपको उनसे पैसा लेना है, तो वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? डेटर्स, हिंदी में देनदार। ठीक है, और ये बिजनेस के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये असेट्स होती है, क्योंकि इन व्यक्तियों से हमें पैसा प्राप्त होगा। नेक्स्ट चीज होती है आपकी क्रेडिटर्स, लेनदार। स्वाभाविक सी बात है, देनदार होते हैं उसी तरह लेनदार भी होंगे। ठीक है, जिन व्यक्तियों या संस्था से हमने उधार माल खरीदा है, आप भी कहीं से उधार माल खरीद के लाएंगे, जिन्हें हमें भुगतान या पेमेंट करना है उन्हें क्रेडिटर्स या लेनदार कहते हैं। अब यदि सपोज कीजिए मैंने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा तो उसे आज नहीं तो कल मुझे पैसा क्या करना है, वापस लौटाना है। तो जिस व्यक्ति को मुझे पैसा लौटाना है वो मेरे लेनदार हैं
और वो मेरी लायबिलिटी है बिजनेस की कि मुझे उनको पैसा वापस देना है। आ रही बात समझ में आपको? नेक्स्ट चीज हो जाती है बिल्स रिसीवेबल। ये थोड़ा सा एक नई चीज है जो थोड़ा सा आपको समझना है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जिस बिल या लीगल पेपर के आधार पर हम उधार माल बेचते हैं, जिस बिल के बदले हमें पैसा प्राप्त होंगे या होगा, उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। सपोज कीजिए आज यदि आप मेरे पास आए कि सर हमें 15,000 रुपए का माल दे दीजिए, तो अब मैं आपको जानता ना पहचानता, मैं आपको कैसे दे दूंगा? लेकिन यदि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माल उधार भी बेचना पड़ेगा। तो फिर हमने एक बीच का रास्ता निकाला। चलिए हम एक पेपर साइन कर लेते हैं। एक पेपर लिखा जिसमें मैंने बोला, आपका नाम सपोज करो अजय है, तो मैंने बोला अजय को 21 तारीख को 15,000 रुपए का माल बेचा गया है और वो मुझे 15 दिन बाद इतना इतना पैसा रिटर्न करेगा। वो लीगल पेपर हमने तैयार करा और उसके ऊपर हम आपकी साइन करवा लेंगे, और साइन करके वो पेपर किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा, ताकि कल से यदि आप मना कर दें या अनफॉर्चुनेटली आप ना रहें तो आपकी फैमिली में हम ये दिखा के कर सके कि हमने इनको माल बेचा था, जिसके बदले मुझे पैसा क्या हो सके? प्राप्त हो सके। तो ऐसा लीगल पेपर, उसको कई बार हुंडी भी बोलते हैं, बिल भी बोला जाता है, स्टाम्प भी बोला जाता है, जिसके बदले हमें पैसा प्राप्त होगा। तो ऐसा लीगल पेपर जिसके बदले हमें पैसा प्राप्त होगा, जो ये प्रूफ करता है कि हमने आपको माल बेचा था, जिस बिल के बदले हमें पैसा प्राप्त होगा, उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। हिंदी में उसे प्राप्य बिल कहा जाता है। ठीक है, और यह हमें ध्यान रखना है कि ये भी बिजनेस की असेट्स होती है। क्यों? क्योंकि इसके बदले आपको पैसा प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट जो होती है आपकी बिल्स पेबल। अब स्वाभाविक सी बात है, बिल्स रिसीवेबल होता है, ऐसे बिल्स पेबल भी हो सकता है। ठीक है, जिस बिल या लीगल पेपर के बदले हमने उधार माल खरीदा, पहले हमने बेचा था, अब हम क्या कर रहे हैं? हम भी कहीं से उधार खरीद के ला रहे हैं। तो जिस बिल के बदले हमें पैसा देना है, ये हमारी लायबिलिटी है। जिसके बदले हमें उसे पैसा देना है, ये हमारी लायबिलिटी है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि बिल्स पेबल, जिस व्यक्ति या संस्था से हमने उधार माल खरीदा है, उन पे हम अपने परमिशन दे के आए हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं हम एग्री करके आए कि मैं आपको 15 दिन बाद या 20 दिन बाद इतना पेमेंट वापस भुगतान करूंगा, और उस पर मैं अपनी साइन करके आया हूं। तो 15 दिन बाद वो पेपर लेके आएंगे, मुझे देंगे और मैं उनको पेमेंट करूंगा। तो जिस बिल के बदले मुझे पेमेंट करना है वो मेरा बिल्स पेबल है, और यह बिजनेस की लायबिलिटी है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हम डिस्कशंस करते हैं, दैट इज डिस्काउंट। हिंदी में इसे छूट, या कई बार व्यापारिक भाषा में इसे बट्टा भी कहा जाता है। व्यापारी द्वारा अधिक माल बेचने के उद्देश्य से वस्तु के मूल्य में जो कमी की जाती है उसे डिस्काउंट या छूट कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हर व्यापारी चाहता है कि सर मेरा ज्यादा से ज्यादा माल बिके। एक व्यापारी किसी वस्तु को 25 रुपए में बेच रहा है, और आप यदि 25 में बेचेंगे तो लोग कहीं से भी लेंगे। लेकिन आपने अपने यहाँ पर उस वस्तु की कीमत जो आपने 15 रुपए में खरीदी थी, उसने भी 15 में खरीदी, आपने भी 15 में खरीदी है। लेकिन मतलब एक ए व्यापारी है, एक बी व्यापारी है, आप दोनों ने ही कोई वस्तु 15 रुपए में खरीदी है। सपोज कीजिए ये स्केल है, 15 रुपए में आपने भी खरीदी और 15 रुपए में इनने भी खरीदी है। लेकिन ए व्यक्ति इसको 25 रुपए में बेचता है, मतलब वो पर पीस कितना प्रॉफिट कमाता है? 10 रुपए। मतलब 15 में खरीदी थी और 25 में बेच रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो? पर पीस पे 10 रुपए का। लेकिन बी ने 15 रुपए में खरीदी और वो इसको 20 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? केवल 5 रुपए ही कमा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसके यहां से भी माल बिक रहा है, इसके यहां से भी माल बिक रहा है, लेकिन ये दिन भर में केवल 5 पीस बेच पाता है। ठीक है, और ये दिन भर के अंदर 20 पीस बेच लेता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब लोगों को पता चलेगा कि यार वहां पर हमें कम अमाउंट मिल रहा है, तो लोग ज्यादा उसके यहाँ से खरीदेंगे। तो अब यदि ये एक पीस पे 5 रुपए कमाता है, 10 रुपए कमाता है, तो 5 पीस पे टोटल कितने कमाएगा? 50 रुपए। ये एक पीस पे 5 रुपए कमाता था, ठीक है, तो 20 पीस पे कितने कमाएगा? 100 रुपए। इसका पर पीस प्रॉफिट कम है, लेकिन इसका क्या होगा? बिजनेस का टर्नओवर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके यहां से ज्यादा माल बिकेगा। तो उसने अपनी वस्तु की कीमत में जो कमी कर ली गई है, इसे डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो डिस्काउंट होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब आप अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। यह अधिक माल बेचने के उद्देश्य से नगद
व उधार दोनों कंडीशन या दोनों स्थिति में दिया जाता है। मतलब आप उसके यहाँ माल खरीदने गए, आप नगद खरीदो या उधार खरीदो, दोनों ही कंडीशन में यदि उसके द्वारा जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसकी एंट्री किताबों में नहीं की जाती है, मतलब ये केवल रेट कम कर दिया जाता है, लेकिन आप अपनी बुक्स में ये नहीं मेंशन करेंगे कि मुझे डिस्काउंट मिला है। इसको केवल अधिक माल बेचने के उद्देश्य से व्यापारी द्वारा दिया जाता है। दूसरा होता है आपका नगद डिस्काउंट, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं नगद डिस्काउंट और इंग्लिश में बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यह जल्द पैसा प्राप्त करने व रिस्क को कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, आज यदि कोई व्यक्ति उधार माल बेच रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रिस्क तो है कि मेरा माल आज आएगा, कल आएगा या नहीं आएगा, पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो वो चाहता है कि मेरी रिस्क कम हो जाए। तो वो क्या करता है कि उधार माल बेचते समय जो डिस्काउंट दे रहा है उसके अलावा और अलग से पैसा देता है। जैसे आगे मैं आपको समझाता हूं, तो जल्द पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से और रिस्क को कम करने के उद्देश्य से केवल नगद कंडीशन पर ही यह डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब कैश डिस्काउंट जब आप नगद माल खरीदो या नगद माल बेचोगे तभी दिया जाएगा। उधार वाली कंडीशंस में नगद डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। इसकी एंट्री बुक्स में की जाती है। मतलब जैसे यही बात है कि आप दुकान पर गए थे, आपने बोला सर 15 रुपए का है, मतलब 25 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसने 25 रुपए के हिसाब से बेचा, ये कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहा था। इसने बोला कि भैया मैं आपको 20 रुपए में दे दूंगा। हमारी बात हो गई कि चलो ठीक है 20 रुपए में वो हमको दे देगा, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, एक पीस पे केवल 5 का हो रहा था। लेकिन अब कोई व्यापारी उसके पास आता है और उसने उसको माल बेच दिया कि ठीक है सर मैं 20 रुपए के हिसाब से आपको दे दूंगा। उसने एक पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल खरीदी, उसने बोला या एक स्केल खरीदी कि मैं आपको 3 दिन बाद 5 दिन बाद पेमेंट दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है। लेकिन अब यदि उसने बोला कि यदि मैं आपके यहाँ से 50 पीस एक साथ खरीदता हूँ और जल्दी खरीदता हूँ, मतलब वो उनका पैसा मैं आपको नगद भुगतान कर दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में मैंने बोला कि आपको मैं 20 रुपए में, तो मतलब 25 रुपए का माल है, मैंने आपको 5 रुपए पहले ही डिस्काउंट कर दिया, तो ये जो डिस्काउंट हुआ इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, तो अब वो मुझे कितने देने वाला है, 20 रुपए देने वाला है। लेकिन मैंने बोला यदि तुम मुझे हाथों हाथ अभी पेमेंट कर देते हो तो मैं तुमको इसके ऊपर 1 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन वो आपको 19 रुपए क्या करना है, मेरे को अभी देना है। तो आपने जो उसको नगद 19 रुपए का भुगतान कर दिया, उसके बदले 1 रुपए का जो डिस्काउंट दिया गया उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री की जाती है, ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आगे की चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज असेट्स। असेट्स मतलब संपत्ति, ऐसी वस्तुएं जो व्यापार में पैसा कमाने में मदद करती हैं उसे असेट्स या संपत्ति कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो भी वस्तु व्यापार में पैसा कमाने में मदद कर रही है। लेट सपोज आज आप मेरे यहाँ कंप्यूटर सीखने आए हैं, तो जो कंप्यूटर है वो मेरी मदद करता है कि इसके बेसिस पे मैं पैसा कमा सकूं। आप जब यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, तो हम आपको जो चेयर पे बिठा रहे हैं, अब यदि सपोज करो वो चेयर पे मैं बिठाई नहीं, आपको 1 घंटे तक खड़े खड़े पढ़ाऊं, तो क्या आप कल आएंगे हमारे यहाँ? नहीं आएंगे। मतलब वो चेयर क्या कर रही है, मुझे पैसा कमाने में मदद कर रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अंदर हम जो मशीनें देखते हैं जिनके थ्रू लेट सपोज स्केल बनाई गई है, तो पर्टिकुलर कोई मशीन होगी जिसके थ्रू इस स्केल को डिजाइन किया गया, तो वो मशीन इस वस्तु को बनाने में मदद कर रही है जिसके थ्रू व्यापारी क्या कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो ऐसी वस्तुएं जो व्यापार में पैसा कमाने में मदद करती है उसे हम असेट्स कहते हैं। अब असेट्स को 2 तरह में डिवाइड किया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेट्स, या असेट्स 2 तरह की होती है, संपत्तियां 2 तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड असेट्स और दूसरी होती है करंट असेट्स। हिंदी में इसको स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति कहते हैं, इसे अस्थायी संपत्ति या चल संपत्ति भी कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जो एक स्थान पर ही स्थिर होती है, जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं सकते हैं, या ले जा तो सकते हैं परंतु उसे पैसे में जल्द बदल नहीं सकते, उसे फिक्स्ड असेट्स या स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे लैंड, आज लेट सपोज आपने जो अपना जमीन खरीद रखी, प्लॉट है, उसको कहीं ले जा सकते हैं क्या? नहीं, तो वो व्यापार की क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। आपकी बिल्डिंग, स्वाभाविक सी बात है, आपकी जो बिजनेस की बिल्डिंग है जो आपकी खुद की है, तो वो क्या है, आपकी असेट्स है। ठीक है। फर्नीचर, अब सर फर्नीचर को तो हम इधर उधर ले जा सकते हैं, आप ले जा तो सकते हैं, लेकिन यदि इसको पैसे में कन्वर्ट करना हो तो आज लेट सपोज ये पर्टिकुलर फर्नीचर है, मैंने बोला कि ये टेबल है 25,000 रुपए की, मैंने बोला एक काम करो तुम ले लो और मुझे 25,000 रुपए दे दो, तो तुम एकदम दे दोगे? आप बोलोगे अरे सर मेरे को तो इसकी जरूरत नहीं, मैं क्या करूंगा इसके अंतर्गत। तो ऐसी सिचुएशंस के अंतर्गत हमें क्या करना रहेगा, उस असेट्स को हम पैसे में कन्वर्ट करने में टाइम
लगता है, तो जिसे हम पैसे में जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते या एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, उन्हें फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोटर कार हो गया, ये सारी ही चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी फिक्स्ड असेट्स कहलाएंगी। दूसरी चीज होती है आपकी करंट असेट्स, ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं या जो पैसे के फॉर्म में ही होती है, जो डायरेक्ट मनी के फॉर्म में ही है, या जिन्हें जल्द पैसों में बदला जा सकता है, उन्हें करंट असेट्स कहते हैं। जैसे कैश, तो जो आपके पास कैश है वो तो कैश ही फॉर्म में है। बैंक, जो आपका पैसा बैंक में जमा है वो भी आपकी क्या है, एक तरह से करंट असेट से कभी भी आप निकाल के यूज कर सकते हैं। डेटर्स, जिन व्यक्तियों को आपने उधार माल बेचा है उनसे आप जल्दी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या है, बिजनेस की असेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, जिस बिल के बदले, मैंने आपको बिल्स रिसीवेबल एक्सप्लेन किया, जिस बिल के बदले हमें पैसा प्राप्त होगा तो वो 15 दिन बाद प्राप्त होने वाला, तो आपको जरूरत हो तो आप उसको जल्दी ले सकते हैं, ठीक है। गुडविल, ये एक नई चीज है। गुडविल मतलब ख्याति, जो आपकी बिजनेस की फेमसनेस होती है या जिसके बेसिस पे बिजनेस ज्यादा फेमस होता है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। लेट सपोज एक सामान्य जगह पर कोई वस्तु 10 रुपए में बिकती है और फेमस जगह पे वही चीज 15 रुपए में मिलती है, तो जो उसका 5 रुपए एक्स्ट्रा एडिशनल है वो उसकी गुडविल के कारण, उसकी ब्रांड वैल्यू को जो होती है वो भी बिजनेस की क्या होती है, असेट्स होती है। ड्राइंग, जो व्यापारी ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया है वो भी क्या कहलाती है, ड्राइंग, ये भी बिजनेस की असेट्स होती है। इन्वेस्टमेंट, आपने अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, लगा रखा है, ये भी बिजनेस की क्या होती है, इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, जैसा हम लास्ट टाइम हम डिस्कशंस कर रहे थे असेट्स के बारे में, आज उसी के अपोजिट जो चीज होती है वो होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब दायित्व। लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, जिन चीजों का हमें भुगतान करना है वे सभी हमारे दायित्व होते हैं। अब आप समझते ही हैं कि स्वाभाविक सी बात है, कुछ आपकी असेट्स होती है जो आपकी प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ कुछ आपकी लायबिलिटीज होती है जिनका आपको भुगतान करना होता है। नॉर्मल यदि हम समझते हैं बैंक लोन, यदि आपने बैंक से जो लोन ले रखा है वो आपकी लायबिलिटी है। आज आपने यदि बिजनेस चलाने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो लोन आपको चुकाना है, साथ ही साथ उस लोन पे जो ब्याज रहेगा वो भी आपकी लायबिलिटी है। तो बैंक हो गया या बैंक लोन, आपने नॉर्मली किसी दूसरी संस्था से या किसी व्यक्ति से लोन ले रखा है वो भी आपका लोन है। एक नई चीज आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझनी होगी, ओवरड्राफ्ट, इसको साथ में बैंक ओडी भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, बैंक ओडी। ओवरड्राफ्ट का शॉर्ट फॉर्म ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी बैंक द्वारा आपको आपकी करंट मार्केट पोजीशन के अकॉर्डिंगली अलग से पैसा निकालने की एक सुविधा दी जाती है जिसे बैंक ओडी कहते हैं। सपोज कीजिए आज आपके बैंक में 10,000 रुपए हैं और आपने किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए का चेक दिया है, तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि सर वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। लेकिन यदि बैंक ने आपको ओडी फैसिलिटी दे रखी, लेट सपोज आपको 2 लाख रुपए की ओडी फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन में और ओडी में डिफरेंस है कि यदि आप जब लोन लेते हैं तो उस, जैसे आज आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया तो बैंक ने आपको 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में दे दिए और उसके बाद उनकी किस्त चालू हो जाती है। ओडी में ऐसा रहता है कि हमने आपको 2 लाख की ओडी लिमिट दे दी है, जब आप निकालोगे तब उस पर इंटरेस्ट शुरू होगा और जब तक नहीं निकालोगे तब तक उस पर कोई पैसा या इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो करंट अकाउंट के ऊपर ध्यान रखना है, बिजनेसमैन के करंट अकाउंट पर बैंक द्वारा एक ओडी लिमिट की फैसिलिटी दी जाती है। जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए और आपने 20,000 का चेक दे दिया, तो बैंक उस समय चेक को बाउंस करने से पहले आपको कॉल करती है कि सर इस व्यक्ति का एक 20,000 रुपए का चेक आया, इसे क्लियर करना है या नहीं करना है। आपके अकाउंट में केवल 10,000 रुपए, तो बैंक क्या, यदि आप बोलते हैं कि हाँ उसका चेक क्लियर कर दीजिए, तो बैंक अपनी तरफ से 10,000 रुपए का पेमेंट करके वो 20,000 का चेक क्लियर कर देती है। अब 10 दिन बाद आप जो 10,000 रुपए बैंक के थे वो उनको वापस देते हो, साथ ही साथ जो 10 दिन का उनका ब्याज रहेगा वो भी आपको उनको देना रहेगा। तो ये लोन पहले से नहीं ले रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तब आप इंस्टेंट ले सकते हो, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका क्रेडिटर्स। स्वाभाविक सी बात है, जिन व्यक्ति से आपने उधार माल खरीदा उनको भी भुगतान करना, ये आपके क्रेडिटर्स हैं। कैपिटल, मालिक का जो पैसा बिजनेस में लगा है, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है। कैपिटल मतलब जब बिजनेसमैन, ये बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने जब बिजनेस में पैसा लगाया, आप बिजनेस की साइड है तो उसने जो पैसा लगाया वो आज नहीं तो कल हमें क्या करना है, वापस रिटर्न करना है। इसलिए मालिक का लगाया हुआ बिजनेस में पैसा भी हमारी लायबिलिटी होती है।
इसके अलावा आउटस्टैंडिंग, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का भुगतान हमें करना बाकी है। लेट सपोज कई बार ऐसा होता है कि हम इस महीने की सैलरी अगले महीने देते हैं। आज लेट सपोज अप्रैल महीना है, तो अप्रैल महीने की सैलरी आप कब देंगे, मई में, या फरवरी महीने की आप देंगे मार्च में। तो जब आप बैलेंस शीट्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग फाइनल कर रहे हैं, उस मंथ तक का जो पेमेंट आपका देना बाकी है वो सब आपकी लायबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा बिल्स पेबल, यदि आप कहीं से उधार माल खरीद के लाए और अपना कंसर्न दिया हुआ है तो वो बिल्स पेबल होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो थी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसमें सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट था हमारा लायबिलिटी। अब पूरी अकाउंटिंग जिसके ऊपर डिपेंड है वो है देयर आर 3 बेसिक रूल्स, या इन्हें गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि पूरी अकाउंटिंग को 3 तरह के अकाउंट में, इन अकाउंटिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पूरे अकाउंट्स को 3 तरह के अकाउंट्स में बांटा गया है। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। इस पर्सनल अकाउंट को आप हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, जिसको हम वस्तुगत खाता कहते हैं। और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र का खाता। तो अब इन सारी चीजों की डिटेल, इनके गोल्डन रूल्स और कैसे अकाउंटिंग के अंतर्गत हम फॉलो करते हैं, वो चीजें मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में समझाता हूं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।